Hello friends, we are discussing the New World and we have discussed the northern part of the New World, that is the North America, and today we are going to discuss the southern part of this New World known as the South America continent. And in the previous lecture I have framed the topic at which we will do the map study, और कल के लेक्चर में हमने आपको ये बातें बता दी थी कि हम क्या क्या अध्ययन इस महाद्वीप पर करेंगे, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर। तो उसमें जो सबसे पहला हमने आपको पॉइंट दिया था वो दिया था कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर हम लोग एंडीज कॉर्डिलेरा, आपके पास ये पूरे क्रम से लिखे हुए एंडीज कॉर्डिलेरा को पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्लेट्यू एंड हाईलैंड्स, इस महाद्वीप के पठार और उच्च भूमियां, और हम लोग यहाँ की ड्रेनेज बेसिन्स, में जिसमें सतही जलधाराएं सरफेस पर बहती हैं, जिन्हें हम नदियां कहते हैं। और यहाँ खासकर जो ड्रेनेज बेसिन्स हैं वो है अमेजन का और पराना प्लाटा का, ये आपके पास मेंशन है। देन ग्रासलैंड्स और यहाँ की घास भूमियां, इनको हमें ये 4 टॉपिक पर इस कॉन्टिनेंट को पढ़ना है, जिससे कि हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन हमें मिल जाए। साउथ अमेरिका पर जो हमने बात की है कि ये हम लोग सबसे पहले महाद्वीप के पश्चिमी भाग में उपस्थित ये पर्वत श्रृंखला है, उत्तर से दक्षिण की ओर, सिम एंडीज कॉर्डिलेरा कहते। इसके बारे में हमने काफी कुछ को पर्वत वाले चैप्टर पर भी बताया था। दूसरा हमने आपको कहा हाईलैंड्स एंड प्लेट्यूज। तो हाईलैंड्स और प्लेट्यूज के लिए यहां नॉर्थ में जाते हैं ग्वाना हाईलैंड, यहां सेंट्रल पार्ट पर आ गए ये माटो ग्रासो प्लेट्यू, बारबोरेमा प्लेट्यू एंड ब्राजीलियन हाईलैंड्स, then Bolivian plateau. So these are the plateau and highlands of the South America. And in case of the river basins, जब हम नदियों की बात कर रहे हैं तो ये है अमेजन रिवर, almost crosses the continent from west to east, and there are a large number of tributaries, और इसकी कई सहायक नदियां हैं। और एक तरीके से इतनी ज्यादा सहायक नदियां और ये बहुत बड़ी मुख्य नदी अमेजन मिलकर के दुनिया का सबसे बड़ा ये लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम बनाते हैं। ड्रेनेज सिस्टम जब हम कहते हैं, यानी अपवाह तंत्र जब हम कहते हैं, तो मुख्य नदी और सहायक नदी सबको सम्मिलित करके हम बात करते हैं। यहाँ पर हमें एक और बड़ा सा ड्रेनेज सिस्टम दिखता है, इसका नाम है पराना। दिस इज पराना। ये इसी की ये ट्रिब्यूटरी है, देखो उरुग्वे, और इधर से इसकी ट्रिब्यूटरी आ रही है पराग्वे। ये पिल्कोमायो है, बर्मिजो है, सेलाडो है। इस तरीके से ये भी एक बड़ा ड्रेनेज सिस्टम बनता है, एंड इट इज नोन एज द पराना प्लाटा ड्रेनेज सिस्टम, क्योंकि ये रियो डेला प्लाटा खाड़ी में आकर गिर रहा है, यहाँ आके ये गिरता है। इसके अलावा हमने आपसे कहा मैप पर ये सारी चीजें दिखती हैं। ये रहा आपका पंपास ग्रासलैंड का एरिया, पंपास घास मैदान है ये। यहाँ पर अगर हम जाते हैं जहाँ माटो ग्रासो वगैरह है ये, और बोलिवियन प्लेट्यू के साइड में ये चलते हैं ग्रान चाको, और ग्रान चाको से यहाँ हम लोग जाते हैं तो ये कैंपोस ग्रास का एरिया है, ये सेल्वा ग्रास का एरिया है, और यहाँ का एक प्रसिद्ध वेजिटेशन है और इनिको रिवर वैली में
दैट इज नॉन एज द लानोस। यानी ग्रीन कलर से जो हमने एरिया घेरे हैं वो ग्रासलैंड वाले हैं, ब्लैक से जो घेर दिया था वो एंडीज कॉर्डिलेरा है, और रेड पेन से जो घेरा है वो आपके प्लेट्यू और हाईलैंड्स हैं। तो इस तरीके से मैप पर हमने इन सबको आइडेंटिफाई किया है। अब इसमें से एक एक एरिया पर हम लोग अपना नोट्स बनाना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वन इज व्हाट, जो पहला है एंडीज कॉर्डिलेरा। तो सबसे पहले हम लोग इसके लोकेशन की बात करेंगे। एंडीज कॉर्डिलेरा की लोकेशन यह है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है, यानी तट के किनारे किनारे। इट एक्सटेंड्स along western coast from north to south। ये तो उत्तर से दक्षिण की ओर ये फैला हुआ है। तो इस तरीके से ये कॉन्टिनेंट है, और इस कॉन्टिनेंट के इस पश्चिमी भाग में ये पर्वत श्रेणी फैली हुई है। यानी यहां जो ओशन है ये पैसिफिक ओशन है, लेकिन जब ये उत्तरी तट तक पहुंच गया है तो यहां इस्थमस है। इस्थमस मीन्स नॉर्थ अमेरिका से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर ये कैरिबियन सी है। कैरिबियन सागर है यहां, और जब कैरिबियन सागर तो अटलांटिक का पार्ट है। यहां अटलांटिक ओशन है ये। तो इस पूरे कॉर्डिलेरा का जो संबंध है यहां इसने टच कर लिया, किसको? कैरिबियन को, अर्थात अटलांटिक को। और इधर ये किसके किनारे है? ये किस कोस्ट लाइन पर है? पैसिफिक कोस्ट लाइन के। तो मेजर पार्ट ऑफ द लेंथ रन्स अलोंग द पैसिफिक कोस्ट। इस पर्वत श्रेणी का अधिकांश भाग प्रशांत तट के किनारे किनारे है, लेकिन थोड़ा सा इसका भाग द नॉर्दर्न एंड्स ऑफ द mountain range is touching the water of Caribbean Sea, that is the part of Atlantic Ocean। लेकिन इस पर्वत श्रेणी का जो उत्तरी किनारा है वो कैरिबियन सागर को स्पर्श कर रहा है, जो कि अटलांटिक महासागर का भाग है। तो देखा जाए तो ये दो महासागरों के तटों पर फैली हुई है। अब जैसे ही कोई कहेगा दो महासागरों के तटों पर फैली हुई है तो आदमी कंफ्यूज होगा कि ऐसी पर्वत श्रेणी जो महाद्वीप महासागर के इधर भी हो उधर भी हो। तो ऐसा नहीं है, ये एक ही महाद्वीप पर है, लेकिन इस पर्वत श्रेणी का जो उत्तरी किनारा है वो अटलांटिक पर है। तो इस तरीके से यहाँ कंफ्यूज करने वाले कुछ निष्कर्ष निकलते हैं, और निष्कर्ष को इस तरीके से व्यक्त किया जाता है कि स्टूडेंट ऑप्शन को अडॉप्ट करने में कंफ्यूज हो जाए। तो अब इसे लिखेंगे कैसे, जरा लिख लें। तो लिखते हैं, इस पर्वत श्रेणी का उत्तरी सिरा कैरेबियन सागर के तट पर
अवस्थित है द नॉर्दर्न एंड ऑफ द माउंटेन चेन is located at the coast of Caribbean Sea. अब कैरिबियन सी क्या है? कैरिबियन सागर अटलांटिक महासागर का विस्तार है। तो कैरिबियन सी इज द एक्सटेंशन ऑफ अटलांटिक ओशन। तो अब इसका अर्थ क्या निकला? अर्थात यह पर्वतमाला दो महासागरों के तटों पर अवस्थित है। सो दिस चेन ऑफ माउंटेन is located at the coast of the two oceans। अब हम लोगों ने मैप पर यह देखा है कि ये पर्वत श्रेणी महाद्वीप के उत्तरी भाग से शुरू होकर के, उत्तरी तट से शुरू होकर के, यहां से शुरू होकर के ये पर्वत श्रेणी यहां उत्तरी तट से शुरू होकर के ये दक्षिण में चलती चली आ रही है, पूरे महाद्वीप को आर पार ये काट रही है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या बनता है? नाम क्या है इस चेन ऑफ माउंटेन का? एंडीज। एंडीज पर्वतमाला यानी एंडीज कॉर्डिलेरा पर्वतमाला का है, या फिर और क्या नाम देते हैं? कॉर्डिलेरा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी किनारे से लेकर दक्षिणी किनारे तक फैली हुई है। लिखाइए वहां पर, इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्डिलेरा ऑफ द वर्ल्ड। यह विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। एंडीज कॉर्डिलेरा runs from north and south, north
फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ ऑफ द कॉन्टिनेंट. It is the longest mountain chain of the world. यह विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है. It is the longest mountain chain of the world. तो अर्थ के रेडियस से इसकी जो पृथ्वी की जो त्रिज्या है उसकी लंबाई से इसकी लंबाई थोड़ी सी कम है. इट्स टोटल लेंथ इज अबाउट 6100 किलोमीटर, यानी 6100 किलोमीटर है. एंडीज कॉर्डिलेरा की लंबाई लगभग 6100 किलोमीटर है. द लेंथ ऑफ नॉर्थ साउथ लेंथ है इसकी. द लेंथ ऑफ Andes Cordillera is about 6100 किलोमीटर. इतना है. अब इसे हम फिर मैप पर देखें तो ये इक्वेटर के उत्तर से आती है. यही जो लाइन है ये इक्वेटर है. तो इक्वेटर के नॉर्थ से ये चलती है और यहां अगर आ जाएं तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को भी पार करती है. सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को पार करती है. यहां अगर आ जाएं, थोड़ा जूम कर लें तो मैप दिखने लगेगा. तो ये 30 डिग्री साउथ भी क्रॉस हो गया और यहां आ जाएं तो 60 डिग्री साउथ भी क्रॉस हो रहा है. तो ये अगर हम नॉर्थ में चले जाएं तो नॉर्थ में लगभग इसका जो एक्सटेंशन है, यहां आ जाएं लैटिट्यूड पर, तो इट इज अबाउट 10 डिग्री नॉर्थ. तो ये 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक फैली हुई है और किसी पर्वत श्रेणी का इतना अक्षांशीय विस्तार नहीं है. तो सबसे ज्यादा जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है वर्ल्ड में किसी माउंटेन रेंज का, माउंटेन चेन का, तो इट इज ऑफ द एंडीज कॉर्डिलेरा. यानी एंडीज कॉर्डिलेरा का अक्षांशीय विस्तार यानी अक्षांशों पर इसका एक्सटेंशन बहुत ज्यादा है. तो इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विश्व में सबसे अधिक अक्षांशीय विस्तार किस पर्वत श्रेणी का है. तो इस पर नोट्स लिख लें. विश्व में सबसे अधिक अक्षांशीय विस्तार एंडीज कॉर्डिलेरा का है. तो इस तरीके से ये रेंज फैली हुई है और अगर हम इन लाइनों को देखते हैं तो ये अक्षांश होते हैं. तो अक्षांश अगर हम गिनना शुरू करेंगे तो यहां से हमने कहा 10 डिग्री नॉर्थ और यहां पर अगर हम पहुंच गए तो 60 डिग्री साउथ. तो 60 तो इधर और 10 इधर, यानी लगभग 70 डिग्री अक्षांशों पर ये फैली हुई है. 60 और 10 70 टोटल. इसी तरीके से
अगर देखा जाए, हम हिमालय को देखें तो हिमालय का विस्तार उत्तर दक्षिण ना होकर के जो हिमालय के विस्तार हैं वो लगभग ऐसे हैं, पूरब पश्चिम हैं। इस तरीके से हैं। तो अक्षांशीय विस्तार हिमालय का ज्यादा नहीं है, ऐसे और ऐसे इन्हीं अक्षांशों के बीच है ये। यहां अगर हम बहुत जा रहे हैं तो हिमालय के अक्षांशीय विस्तार को यहां हम कह देंगे 35 डिग्री नॉर्थ, और यहां अगर बहुत जा रहे हैं तो साउथ में आ गए तो हम कह देंगे 25 डिग्री नॉर्थ। तो ये 10 डिग्री का ही एक्सटेंशन है मैक्सिमम दोनों के बीच। लेकिन अगर हम इसके लॉन्गिट्यूड्स को देखें तो लॉन्गिट्यूड्स ये लाइनें होती हैं। तो अब लॉन्गिट्यूड्स में यहां अगर हम पहुंच रहे हैं तो 97, और यहां अगर हम आ रहे हैं तो फिर करीब पाकिस्तान और इसके सामने 65 तक हम लोग पहुंचते हैं, 66 तक, वहां हजारा रेंज तक। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन जो है हिमालय का वो सबसे ज्यादा है। यानी लॉन्गिट्यूड के आधार पर सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, वो हो गई आपकी हिमालय। तो सबसे ज्यादा देशांतरीय विस्तार किस पर्वत श्रेणी का है, हिमालय का है। और जबकि सबसे ज्यादा अक्षांशीय विस्तार किस पर्वत श्रेणी का है, एंडीज का है। तो सबसे अधिक जो अक्षांशीय विस्तार है वह एंडीज कॉर्डिलेरा का है। तो इसे लिख लें। एंडीज कॉर्डिलेरा is most extensive mountain chain along the mountain chain at the latitudes, along the latitudes। तो सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सटेंसिव लैटिट्यूडनल या मोस्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंसिव इज ऑफ एंडीज कॉर्डिलेरा। जबकि देशांतरीय विस्तार सबसे ज्यादा किस पर्वत श्रेणी का है, हिमालय का है। क्लियर। अब हम बात करते हैं, इस पर हमने पढ़ा था, तो पॉलिटिकल मैप पर अगर जाएं तो साउथ अमेरिका के ये पॉलिटिकल मैप है, और अगर हमने इसको यहां से ट्रेस करना शुरू किया तो वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, और यहां बॉर्डर हो गया बोलिविया और चिली का। फिर चिली और अर्जेंटीना बॉर्डर। इस तरीके से ये माउंटेन रेंज फैली हुई है। तो ये कितने देशों के संपर्क में है, तो अगर हम देशों के संपर्क की बात करते हैं तो वेनेजुएला 1, कोलंबिया 2, इक्वाडोर 3, पेरू 4, बोलिविया 5, चिली 6, अर्जेंटीना 7। तो हाउ मेनी कंट्रीज आर इन द कॉन्टेक्ट ऑफ एंडीज कॉर्डिलेरा। एंडीज कॉर्डिलेरा के संपर्क में कुल कितने देश हैं, 7। महाद्वीप का सबसे बड़ा देश, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ब्राजील, इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। ब्राजील ये यहां छूट गया। यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिखने के लिए। तो हम लोग अपने इस पॉइंट को लिख डालते हैं। यह पर्वतमाला यानी एंडीज पर्वतमाला, यह मीन्स एंडीज।
पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका, हम लोग ये सभी नोट्स एटलस से बना रहे। महाद्वीप, के 7 देशों से जुड़ी हुई है या संपर्क में है। कौन कौन 7 देश हैं? दिस चेन ऑफ माउंटेन, यहाँ चेन ऑफ माउंटेन मीन्स एंडीज, चेन ऑफ माउंटेन Andes is in contact of 7 countries. कौन कौन सा देश हैं? पहला कोलंबिया, सबसे ज्यादा उत्तर में ये स्थित है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया। देन कोलंबिया के बाद कौन सा देश आया था? कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना, ये है। तो बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना हम लोग पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर साउथ अमेरिकन प्लेट जो है वो पैसिफिक प्लेट के 2 छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उनसे कोलाइड कर रही है, और यहाँ बड़ा एक सशक्त बेनी ऑफ जोन है, और यहाँ कई सक्रिय, सुसुप्त, एक्टिव और डोरमेंट वोल्केनो हैं। इन सबकी वजह से यहाँ के बहुत सारे जो शिखर हैं इस पर्वत श्रेणी के, वो वोल्केनिक पीक्स हैं, जिन्हें हम लोग वोल्केनो चैप्टर में, पर्वत चैप्टर में कई बार पढ़ चुके हैं। लिख लें। इस पर्वत श्रेणी के या माउंटेन चेन के, पर्वत माला लिखना चाहिए क्योंकि बलित भी हैं और वोल्केनिक भी है। इस पर्वत माला के कई शिखर ज्वालामुखी पर्वत हैं। यहां तक कि इसका सर्वोच्च बिंदु एंकागुआ भी एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। स्पष्ट लिख दिया, बाकी सबको यहां मेंशन करने की जरूरत नहीं है, वो सभी हम लोग ज्वालामुखी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। Most of the peaks of the
Andes Cordillera are volcanic mountains even the highest point Aconcagua is a dormant volcano. पता होगा कहाँ लोकेटेड है ये? चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर। चिली की कैपिटल सेंटियागो है, तो सेंटियागो से जैसे ही आप जमीन यानी पूर्व की ओर देखेंगे तो एटलस पर ये आपको मिल जाएगा। फिर भी लोकेट कर देते हैं। ये रहा सेंटियागो। मैं आपको थोड़ा जूम कर दें तो और क्लियर दिख जाएगा सेंटियागो। और सेंटियागो से ये यहाँ बैठा हुआ है, दिस इज द अकनकागुआ। अकनकागुआ 6960, इससे और ज्यादा कोई ऊंचा यहाँ पर माउंटेन पीक नहीं है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया किसके बारे में? एंडीज कॉर्डिलेरा के। और एंडीज कॉर्डिलेरा से विश्व का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र, बड़ा मतलब लंबाई चौड़ाई दोनों का गुणनफल, एरिया की बात होती है, केवल लंबाई की नहीं। जब हम विश्व में सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो नील नदी की बात करेंगे, वो हमें अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में मिलेगी। हम यहाँ लेंथ नहीं कह रहे हैं, हम यहाँ एरिया कह रहे हैं, और एरिया में ही हम लार्ज की बात करते हैं। तो लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, द अमेजन, ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द एंडीज कॉर्डिलेरा। नोट डाउन। यही देखो, पेरू की पहाड़ियों से ये अमेजन नदी का उद्गम होता है। दिस इज द अमेजन रिवर। ये जा रही, तो रिवर अमेजन originates from the Peru and these Peru hills are the part of the Andes Cordillera, और ये पेरू पहाड़ियां एंडीज कॉर्डिलेरा का भाग हैं। तो इसके खासियत में, विशेषताओं में एक पॉइंट और जुड़ गया। वो पॉइंट क्या है? विश्व का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र अमेजन इसी कॉर्डिलेरा से उत्पन्न होता है। या उत्पन्न हुआ है। द लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, क्या नाम है? अमेज़न अराइज फ्रॉम दिस कॉर्डिलेरा। कॉर्डिलेरा में कहां से ये आता है? दीज आर द पेरू हिल्स। पेरू हिल्स इसी कॉर्डिलेरा का पार्ट है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एंडीज कॉर्डिलेरा को पढ़ लिया। अब एंडीज कॉर्डिलेरा के उत्तरी सिरे पर जब हम जाते हैं तो हमने वहां कहा था कि यह अटलांटिक को स्पर्श करता है। किसको करेगा स्पर्श? अटलांटिक को।
तो जरा अब इसके दर्शन किए जाएं। यहां हम लोग पहुंच जाते हैं। ये यहां तक ये अटलांटिक है। ये क्लियर। तो यहां पर उपस्थित है गल्फ ऑफ डेरियन। अब आप सभी लोगों को दिख रहा होगा यही पनामा इस्थमस, और पनामा इस्थमस के पास ये गल्फ ऑफ डेरियन, और कंट्री का नाम यहाँ कोलंबिया है। तो यहाँ कोलंबिया कंट्री के पास ये गल्फ ऑफ डेरियन है। देन यहां आ जाते हैं तो ये एक माराकैबो, इसे कुछ लोग लेक भी कहते हैं, एक तरीके से ये सी से कनेक्टेड लेक है, माराकैबो लेक। और ये सभी पार्ट किसके हैं? ऑल आर द पार्ट ऑफ द कैरिबियन सी, सब कैरिबियन सी के हैं। तो यहाँ गल्फ ऑफ डेरियन है, माराकैबो लेक है, कैरिबियन सागर हैं, ये सभी एंडीज कॉर्डिलेरा के उत्तरी किनारे पर स्थित है। लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कौन कौन सा? गल्फ ऑफ डेरियन, डेरियन की खाड़ी, देन माराकैबो झील, तथा कैरिबियन सागर, एंडीज कॉर्डिलेरा, की उत्तरी सिरे पर अवस्थित हैं। क्या क्या बताया? द गल्फ ऑफ डेरियन, माराकैबो लेक, Caribbean Sea, are located at northern end of the Andes कॉर्डिलेरा। तो एंडीज कॉर्डिलेरा के ये उत्तरी किनारे पर स्थित है। अब इनमें इन तीनों को अगर हम लोग पॉलिटिकल मैप पर देखें, यहां आ जाएं, तो ये गल्फ ऑफ डेरियन तो पनामा और कोलंबिया देशों के बीच है। इधर ये पनामा है और ये कोलंबिया है और ये गल्फ ऑफ डेरियन है। और गल्फ ऑफ डेरियन के तट पर ही कार्ताजेना है। नाम सुना होगा जब आप एनवायरमेंट से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस और इन सबको पढ़ते हैं, कार्ताजेना कॉन्फ्रेंस। तो यही कार्ताजेना है। और कार्ताजेना ये पोर्ट सिटी किस कंट्री का है? इट इज ऑफ द कोलंबिया। और किस देश के तट पर आता, वो किस खाड़ी के तट पर है? ये गल्फ ऑफ डेरियन। तो गल्फ ऑफ डेरियन से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, लेकिन एज इट इज नहीं, अक्षरशः नहीं। तो एंडीज पर आया
आपने पढ़ा, लेकिन अगला क्वेश्चन बन गया गल्फ ऑफ डेरियन का, तो लोग कहते हैं नई बात आ गई। इसका मतलब है कि हमने एंडीज कॉर्डिलेरा को मैप पर देखा ही नहीं। वो तो एक लाइन रट ली, कितना लंबा है, चौड़ा है, बस ये। हम लोगों से फैक्ट्स नहीं आते एज इट इज, हम लोगों से एनसीईआरटी और एटलस का एक जो मेलजोल है, मिश्रण है, वो क्वेश्चंस बनते हैं। इसीलिए सारे टॉपर्स कहते हैं कि अगर ज्योग्राफी जीएस पर कमांड करना है तो एनसीईआरटी और एटलस का कमांड होना चाहिए। यानी उनको जो कुछ भी एनसीईआरटी पर एक शब्द पढ़ा, कॉर्डिलेरा कहाँ कहाँ दुनिया में है या कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हैं, उन्हें एटलस पर जरूर देखें, तो हमारे क्वेश्चन हमें मिलते जाएंगे। तो ये इट इज टाइम टेकिंग जॉब, इसमें समय लगता है। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है कि 1 या 2 दिन में आपको करा दिया जाए, जैसा कि लोग कराते हैं और कहने के लिए हो जाता है इस हमने तो करा दिया, आप नहीं कर पाए। तो इसमें वक्त लगेगा। और कैसे याद होगा? याद होगा तब जब एनालिसिस हो। तो एनालिसिस हमें मैप पर करनी पड़ेगी। तो जरा लिखते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट है गल्फ ऑफ डेरियन, डेरियन की खाड़ी पनामा तथा कोलंबिया देशों के बीच स्थित है। ये इसी रूप में बहुत पूछी जाती है। The Gulf of Darien is located in between Panama and Colombia। अब यही गल्फ ऑफ डेरियन के तट पर कार्ताजेना सिटी है। द कार्ताजेना सिटी is located at the coast of Gulf of Darien। कार्ताजेना नगर डेरियन खाड़ी के तट पर है। अगला पॉइंट, बारानकिला और कार्ताजेना कोलंबिया की प्रसिद्ध बंदरगाह हैं। बारानकिला कार्ताजेना कोलंबिया देश के प्रसिद्ध बंदरगाह हैं। बारानकिला कार्ताजेना
are major port of major ports of कोलंबिया कंट्री। ये हम लोगों ने इसको पढ़ लिया किससे? एटलस से। लेकिन जो लेक माराकैबो है, दिस वन, इट इज लोकेटेड इन वेनेजुएला। ये वेनेजुएला में है। और लेक माराकैबो रीजन ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग रीजन है। तो तेल उत्पादक और निर्यातक क्षेत्र जो वेनेजुएला का है, माराकैबो, ये तो माराकैबो लेक इज, इसको ऐसे लिख लें, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन एक लाइन में आ जाए। माराकैबो झील वेनेजुएला देश का तेल उत्पादक एवं निर्यातक क्षेत्र है। लेक माराकैबो रीजन is oil exporting, oil producing and exporting, region of वेनेजुएला। तो ये वेनेजुएला का ओपेक क्षेत्र है, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग रीजन। ये भी हम लोगों को पता लग गया। तो इस बेस पर बहुत सारी चीजें हम लोग यहां देखते जा रहे हैं। तो ये नॉर्दर्न एंड देखा। अब नॉर्दर्न एंड पर हम लोग जो देख रहे थे वो यहां, तो यहां का जो इंपॉर्टेंट पोर्ट है या किसका, वेनेजुएला का, इसे हम कैराकास कहते हैं। क्या बोलेंगे? कैराकास। तो मेजर पोर्ट ऑफ द वेनेजुएला इज कैराकास, लोकेटेड एट द कोस्ट ऑफ द कैरिबियन सी। कैरिबियन सागर के तट पर वेनेजुएला का प्रमुख बंदरगाह काराकास स्थित है। मैप पर आप लोगों ने देख लिया। द मेजर पोर्ट Caracas of Venezuela is located at Caribbean coast
इट मीन्स इस पोर्ट से जो ऑयल की सप्लाई है, तो जब हरिकेन वगैरह आते हैं, हरिकेन वगैरह का जन्म कैरिबियन सागर में होता है, तब ये सप्लाई जो वेनेजुएला से है वो आपूर्ति बाधित हो जाती है। और अक्सर आप अखबारों में सुनेंगे कि नॉर्थ अटलांटिक के साइक्लोन या हरिकेन्स ने तेल की कीमत में वृद्धि करा दी, क्योंकि जब ये हरिकेन आता है तो ये कोलंबिया और इन सब के क्षेत्रों को भी प्रभावित करता है, और यहाँ के जो पोर्ट होते हैं उस समय के लिए डिफंक्ट हो जाते हैं, अकार्यशील हो जाते हैं, फिर ये कार्य नहीं करते। इसलिए ये चर्चा में रहता है, तो कभी कार्ताजेना, तो कभी काराकास, कभी लेक माराकैबो, और कभी ओपेक के आधार पर भी यहाँ पर क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो मैप पढ़ें, लेकिन मैप की वो चीजें जो कहीं ना कहीं करंट अफेयर से या अखबार से जुड़ी हैं, तो उसी के साथ उसको लिंक करते चलें, खासकर उसके सैलिएंट फीचर्स को, जो उसकी मुख्य विशेषताएं हैं। अदरवाइज हमारा नोट्स बहुत लेंदी हो जाएगा, लेकिन इतने से हम चीजों को रिकॉल कर पाने में समर्थ रहते हैं। नेक्स्ट, अब बात आती है, अगर हम अटलांटिक कोस्ट पर चले जाएं, तो यहां अगर हम अटलांटिक कोस्ट पर आ रहे हैं, तो यहां हम पैसिफिक कोस्ट पर आ रहे हैं, तो हमें क्यूटो मिल रहा है। दिस इज द क्यूटो। यहां हमें कोलंबिया की कैपिटल बोगोता 1, 2, देन हमें यहां कोस्ट पर मिल रहा है लीमा, द कैपिटल ऑफ पेरू। देन यहां हमें मिल रहा है पुरानी कैपिटल लापाज, बोलिविया की। उसके बाद अगर हम लोग आते हैं तो चिली की कैपिटल सेंटियागो। ये वो नेशनल कैपिटल हैं जिनका संबंध एंडीज कॉर्डिलेरा से है। तो एंडीज कॉर्डिलेरा से कितनी राजधानियां जुड़ी हुई हैं? सेंटियागो, देन अब लापाज कैपिटल रही नहीं है, लापाज बोलिविया की पुरानी कैपिटल है, तो बोलिविया की नई कैपिटल क्या है? तो न्यू कैपिटल ऑफ बोलिविया इज now shifted further southward. It is located at Sucre. ये सुक्रे में उपस्थित है, तो यहां से ये कैपिटल शिफ्ट होके यहां आ गई है, और ये बोलिवियन प्लेट्यू पर है। तो इस तरीके से 7 में से 5 देशों की राजधानियां एंडीज कॉर्डिलेरा में हैं। नोट डाउन। एंडीज कॉर्डिलेरा में 5 देशों की राजधानियां स्थित हैं। राजधानियां, द कैपिटल ऑफ द 5 कंट्रीज are in the Andes Cordillera. कौन कौन हो गई? बोगोता, बोगोता किसकी है? इट इज द कैपिटल ऑफ कोलंबिया। बोगोता कोलंबिया की कैपिटल है। देन क्यूटो, क्यूटो किसकी कैपिटल है? ये इक्वाडोर। देन लीमा किसकी कैपिटल है? ये पेरू। देन बोगोता, क्यूटो, लीमा,
एंड सेंटियागो ये हो गई। कौन कौन से यहां पर कंट्री हो गए जरा हम लोग देख लें। कोलंबिया कैपिटल बोगोता, इक्वाडोर कैपिटल क्यूटो, पेरू कैपिटल लीमा, एंड चिली कैपिटल सेंटियागो। ये एंडीज कॉर्डिलेरा पर है। इसमें से लीमा और सेंटियागो कोस्टल कैपिटल भी कहे जाते हैं क्योंकि समुद्र तट पर है। तो यहाँ 5 के बजाय कितने हैं? ये 4 हैं। और यहाँ जो कंट्री हैं वो कितने हैं? 7 हैं। तो किसकी कैपिटल यहाँ पर छूट गई है? तो यहाँ कोस्ट पर अगर हम चले जाएंगे तो अटलांटिक कोस्ट पर ये काराकास है और वो किसकी है? वेनेजुएला की। और कोलंबिया की भी जो कैपिटल है वो आपकी किससे संबंधित है? अटलांटिक तट से है। और बोलिविया की जो कैपिटल है सुक्रे, वो बोलिवियन प्लेट्यू पर है। तो इस तरीके से प्योरली जो एंडीज कॉर्डिलेरा से एसोसिएटेड हैं तो 3 निकल गई। तो 7 में से 3 अगर निकल जाते हैं तो फिर हमें 4 कहना चाहिए, 5 नहीं। कितना? 4, 4। The capital of 4 countries are in एंडीज कॉर्डिलेरा। तो एंडीज कॉर्डिलेरा से जुड़े हुए देश किंतु उनकी राजधानियां अटलांटिक तट पर हैं, ये क्वेश्चन। तो ये वेनेजुएला है और अर्जेंटीना है। तो वेनेजुएला की राजधानी वेनेजुएला के उत्तरी तट यानी अटलांटिक तट पर है और अर्जेंटीना की कैपिटल उसके पूर्वी तट यानी अटलांटिक कोस्ट पर है। इसलिए यहाँ पर ये एंडीज कॉर्डिलेरा का पार्ट नहीं है। और बोलिविया की कैपिटल सुक्रे, ये भी एंडीज कॉर्डिलेरा का पार्ट नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ जो भी अब क्वेश्चंस बनेंगे हम लोग आसानी से कर सकते हैं। नाउ वी कैन मूव फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, द प्लेट्यूज एंड हाईलैंड्स ऑफ द साउथ अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पठार एवं उच्च भूमियां। तो हम लोग फिर मैप पर चलते हैं यहाँ। तो इन पठार और उच्च भूमियों में जो हम सबसे उत्तर में पहुंचेंगे इट इज द गियाना हाईलैंड। दिस इज द गियाना हाईलैंड। नाउ कम टू गियाना हाईलैंड। तो टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा? दक्षिण अमेरिका के पठार एवं उच्च भूमियां, प्लेट्यूज एंड हाईलैंड्स ऑफ साउथ अमेरिका। तो फर्स्ट गियाना या गुआना की उच्च भूमि गियाना हाईलैंड। हाईलैंड है तो उसकी ऊंचाई 300 समुद्र तल के 300 मीटर से लेकर के ये 1800 मीटर के आसपास होती है। तो अगर हम अपने फिजिकल मैप पर चले जाएं और कलर आइडेंटिफाई करते हैं ये यहाँ कलर कॉम्बिनेशन दिया गया है।
तो दिस इज द 300 मार्क येलोइश कलर से लेकर के अगर हम ये डार्क ब्राउन कलर तक जाते हैं, ये कलर हाईलैंड्स के कलर होंगे, पठारों के कलर होंगे। यहाँ हमें पठार या टेबल लैंड या उच्च भूमियां ज्यादातर मिलेंगी। अब हम इन्हीं कलर को अपने मैप पर अगर आइडेंटिफाई करें तो ये हमें गियाना हाईलैंड दिखता है, और गियाना हाईलैंड इस कॉन्टिनेंट के उत्तरी तट पर स्थित है। और इसी मैप को अगर हम लोग पॉलिटिकल मैप पर आइडेंटिफाई करेंगे तो पता लग जाएगा कि गियाना हाईलैंड कितने देशों में है। तो पहली लाइन हुई गियाना हाईलैंड लोकेटेड कहां पर है? उत्तरी तट पर अवस्थित है। Located at northern coast of the continent। अब अगर हम इसका विस्तार देखें तो हमें ये कितने देशों में दिखाई पड़ेगा? इसका जो विस्तार है हमें ये दिखता है। ये कंट्रीज हैं किसके? गियाना हाईलैंड्स के। तो वेनेजुएला, गियाना, सूरीनाम, इन देशों में इसका विस्तार है। लेकिन कौन छूट जाता है? ये है फ्रेंच गियाना। सबसे बड़ा विस्तार इस पठार का वेनेजुएला में है। लिख लें, यह उच्च भूमि हेलो यह उच्च भूमि वेनेजुएला, गियाना, तथा सूरीनाम देशों में फैली हुई है। दिस हाईलैंड extends in Venezuela, Guyana and Suriname, इतने में है। अब अगर हम इसे वेनेजुएला पर देखें, ये रहा, यहाँ आ गए तो वेनेजुएला में अगर इसको जरा जूम कर दें तो और स्पष्ट दिखेगा। हम लोग डिस्कस कर रहे थे गियाना हाईलैंड्स को, और गियाना हाईलैंड्स के जब मैप को हमने जूम किया तो हमें यहाँ पर जो पीक दिख रहा है रोराइमा, और रोराइमा से एक वाटर करंट इधर की ओर मूव कर रही है। यही वाटर करंट जब नीचे गिरती है तो दुनिया के सबसे ऊंचे वाटरफॉल को बनाती है, एंजल फॉल। तो वेनेजुएला में गियाना हाईलैंड पर ही एंजल फॉल उतरता है। जरा लिख लें, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात
सबसे हाइट के आधार पर ये ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल गियाना उच्च भूमि पर वेनेजुएला देश में स्थित है। किस देश में है ये? वेनेजुएला देश में स्थित है। द हाईएस्ट वाटरफॉल, बहुत पूछा जाता है किस देश में है, तो वेनेजुएला। किस आइलैंड पर है? किस गियाना आइलैंड, क्योंकि गियाना आइलैंड का सबसे बड़ा विस्तार वेनेजुएला देश में है। द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड the Angel Fall is located at Guyana Highland in Venezuela। ये हो गया। अब हम लोग फिर अगर इसी मैप पर जाएं तो हमें फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाई देगा। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह ऑरिनिको रिवर। ऑरिनिको रिवर, ऑरिनिको रिवर को अगर आप ट्रेस करें तो ऑरिनिको रिवर का ये माउथ है और ये रिवर ऐसे घूमते हुए ये गुयाना हाईलैंड के पास से ही निकलती है। तो गुयाना हाईलैंड की इस पूर्वी सीमा, पश्चिमी सीमा कौन सी नदी बनाती है? ये है ऑरिनिको रिवर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा लिखें। ऑरिनिको नदी गुयाना उच्च भूमि की पश्चिमी सीमा पर बहती है। यानी ऑरिनिको को अगर हम पश्चिम की ओर पार कर जाएंगे तो गुयाना हाईलैंड्स बंद हो जाएगी, और अगर हम ऑरिनिको नदी से पूर्व की ओर रहेंगे तो हम गुयाना हाईलैंड पर रहेंगे। तो ऑरिनिको रिवर गुयाना उच्च भूमि की पश्चिमी सीमा पर बहती है। तो रिवर ऑरिनिको यही है। एक बार आप इसको एटलस पर फिर देख लीजिए, ये और क्लियर हो गई। दिस इज द ऑरिनिको रिवर, गुयाना हाईलैंड्स। रिवर ओरिनोको flows at western margin of Guyana Highlands। गुयाना हाईलैंड्स के पश्चिमी किनारे पर।
क्यों बताया, इसकी सीमा क्यों निर्धारित की? क्योंकि ओरिनिको बड़ा फेमस रिवर है, क्योंकि इस ओरिनिको जो वैली है, नदी की घाटी है, ये भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, यहाँ भी तेल का उत्पादन होता है, साथ साथ में यहाँ बहुत डेंस फॉरेस्ट है। तो ओरिनिको रिवर इज नोन फॉर इट्स टू contributions. Number one, ecological contribution, the very dense forest. Another is the fossil fuel contribution, means the production of the crude oil. तो क्रूड ऑयल, कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए और सघन वनों के लिए दुनिया में विख्यात है। द रिवर ओरिनिको नदी अपने घने जंगलों तथा इसकी द्रोणी बेसिन जिस कटोरे में बहती है, द्रोणी पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जानी जाती है, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जानी जाती है। तो द रिवर ओरिनिको and its basin is known for dense forests and petroleum production इन कामों के लिए ये जानी जाती है। अब ये इतने डेंस फॉरेस्ट हैं कि सूर्य की रोशनी धरातल तक नहीं पहुंच पाती। जब ये फॉरेस्ट इतने घने हो गए हैं तो जरा हम लोग विजुलाइज करें, जरा देखें, इमेजिन कर लें, ये डेंस फॉरेस्ट आ गए। अब जो सनरेज हैं वो यहां से तो एब्जॉर्ब हो जाती है या टकरा के वापस चली जाती है। तो अब इनके साथ, इनके तने के साथ ये ट्री है, लंबे और ऊंचे तने वाले, इनके साथ अब दूसरी वनस्पतियां कैसे उगें? तो ये जो वनस्पतियां होती हैं, इन्हीं के साथ लिपट करके अपनी पत्तियां और कैनोपी ऊपर तक पहुंचा देती है। तो इन लिपटने वाली लताओं को लानोस या लिलियानोस इन नामों से जाना जाता है। सो द रिवर वैली ओरिनिको इज ऑल्सो नोन फॉर द लानोस और लिलियानोस वेजिटेशन। लिख ले। ओरिनिको नदी घाटी के सघन वन लानोस वनस्पतियों के लिए
प्रसिद्ध हैं। कौन सी वनस्पतियां? लानोस वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध है। द डेंस फॉरेस्ट ऑफ रिवर वैली ऑफ Orinoco are known for Llanos vegetation. ये लानोस लताएं इतनी ये मजबूत नहीं होती ताकि ये सीधी इंडिपेंडेंट अलग से खड़ी हो सकें, तो ये पहले से उपस्थित मजबूत तने वाले वृक्षों में लिपट करके ऊपर चढ़ जाती हैं और यहाँ अपनी पत्तियां वगैरह ये फैला लेती है। ये है लानोस। तो लानोस वेजिटेशन इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डेंस रेन फॉरेस्ट ऑफ ओरिनिको रिवर बेसिन। तो ओरिनिको नदी घाटी के ये सघन जंगलों की अपनी ये पहचान है। अब बात आती है, अगर कोई पूछ ले कि किस देश में यहाँ पर गुयाना हाईलैंड नहीं है और ऑप्शंस आपको दिए जाएं वेनेजुएला, गियाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना, यानी ये गुयाना का वो हिस्सा है जिस पर कि फ्रांस का अधिकार है, नाम यही है, लेकिन यहाँ गुयाना पठार नहीं है, गुयाना उच्च भूमि नहीं है, तो हम लोग कैसे इसको जानेंगे कि यहाँ गुयाना भूमि है या नहीं है? तो जरा फिजिकल मैप पर देख लें। ये रहा जॉर्ज टाउन, पारामीरो एंड दिस इज द केनी। अगर हम यहाँ केनी को पहचाने पॉलिटिकल मैप पर, तो दिस केनी इज द कैपिटल ऑफ फ्रेंच गुयाना टेरिटरी। तो फ्रेंच गुयाना टेरिटरी की राजधानी है। और जब यहां हमने केनी को पहचाना तो यहां कलर है ग्रीन कलर, अर्थात सूरीनाम से इधर हम ईस्ट की ओर आते हैं तो फ्रेंच गुयाना में खासकर केन्ने में यहां पर हमें कोस्टल प्लेन मिलता है, समुद्र तटवर्ती मैदान है, न कि पठार है। यानी फ्रेंच गुयाना जो है वो गुयाना उच्च भूमि का भाग नहीं है, जबकि नाम मिलता जुलता है। इसलिए ये क्वेश्चन इस पर खूब बनता है। नोट कर लें इसको एज इट इज, क्वेश्चन के फॉर्म के बजाय सीधा फैक्ट के फॉर्म में नोट कर दें। फ्रेंच गुयाना देश गुयाना उच्च भूमि पर नहीं है। गुयाना उच्च भूमि पर अवस्थित नहीं है। फ्रेंच गुयाना नाम मिल रहा है बिल्कुल, तो लगता है ये जरूर होगा। is not located at गुयाना हाईलैंड। तो गुयाना कहते क्यों है इसको? क्योंकि दक्षिण अमेरिका का ये उत्तरी भाग इक्वेटोरियल क्लाइमेट का है और इक्वेटोरियल क्लाइमेट में अच्छी खासी उमस यानी हीट और डेंस फॉरेस्ट होते हैं। जैसे अफ्रीका में भी आप जाएंगे तो गिनी खाड़ी के आसपास जो है वो भी गुयाना शब्द से है। तो ज्यादातर इन स्पेनिश और पोर्चुगीज लोगों ने जो ट्रॉपिकल डेंस फॉरेस्ट का इलाका है समुद्र तट के किनारे किनारे, उसको इन लोगों ने गुयाना शब्द से संबोधित किया है। तो वो है उसी क्लाइमेट का, लेकिन क्लाइमेट जलवायु तो है एक जैसी, आकृतियां नहीं है। तो फ्रेंच गुयाना इज नॉट लोकेटेड
एट गियाना हाईलैंड, और ये गियाना उच्च भूमि पर उपस्थित नहीं है। लेकिन फिर भी फ्रेंच गियाना चर्चा में रहता है, क्योंकि फ्रेंच गियाना से ही यूरोपियन स्पेस एजेंसी, खासकर जो फ्रांस के अपना स्पेस सेंटर है, स्पेस में रॉकेट और सैटेलाइट भेजने का जो केंद्र है, वो इसी फ्रेंच गियाना में स्थित है। यहां पहुंच जाएं, जरा देखें ये, और ये रहा अगर आपका इक्वेटर, तो इक्वेटर से ये ज्यादा दूर नहीं होता, तो इस जगह पर यहां होता है कोरू, प्लेस का नाम है कोरू। तो कोरू वो प्लेस है जहां से फ्रांस जो है अपने स्पेस रॉकेट लॉन्च करता है, और जैसे हम लोगों के यहाँ GSL भी ऐसे ही यहाँ कोरू का होता है। बड़ा ही सक्सेसफुल यहाँ का रॉकेट है जो स्पेस में सैटेलाइट लेके जाता है, एरियन 5। तो एरियन 5 लिफ्ट अप फ्रॉम द कोरू, and Koru is located in French Guiana. That's why the French Guiana generally remains in the news, particularly when the India has procured the facility of the France to carry the heavy satellites of India. तो बीच बीच में भारत अपने भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए फ्रांस के इस रॉकेट को किराए पर लेता है या उनकी सुविधा को खरीदता है, तब ये चर्चा में आता है। और क्यों रॉकेट यहां से उठते हैं, तो इट इज द क्लोजनेस विद द इक्वेटर, और इक्वेटर के पास अगर हम जाते हैं तो दो चीजें मिलती हैं। एक तो अपलिफ्ट के लिए वजन जो रॉकेट और सैटेलाइट का है वो रिलेटिवली कम पड़ता है बिकॉज ऑफ द जी वैल्यू, जी का मान यहाँ कम है। दूसरा, इक्वेटर के पास अर्थ की रेडियस ज्यादा है, तो इजली इसे यहां से एस्केप वेलोसिटी मिल जाती है। यही कारण है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस सैटेलाइट और रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर्स इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड क्लोज टू द इक्वेटर। इसीलिए दुनिया में अधिकांश उपग्रह प्रक्षेपण क्षेत्र या बिंदु विषुवत रेखा के आसपास होते हैं। सो फ्रेंच गियाना एंड इट्स सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर कोरू is known for this facility, ये सुविधा के लिए ये जाना जाता है। तो हम लोग यहाँ अपना पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं। तो हमारा पॉइंट क्या हो गया, फ्रेंच गियाना उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कोरू के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंच गियाना is known for satellite launching station द कोरू। ये तो कोरू के लिए ये जाना जाता है। अब हम लोग एक हाईलैंड्स को पढ़े तो इसकी लोकेशन, इसके कंट्री, अब इससे कुछ नदियां भी लुढ़क कर जाती होंगी दक्षिण की ओर जो कि अमेजन में मिल जाती हैं, वो ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट बनती हैं। इसे यहाँ हम लोग डिस्कस ना करके दूसरी हाईलैंड की बात कर रहे हैं। तो दिस हाईलैंड, अनदर हाईलैंड की अगर हम बात करें तो दिस इज द माटो ग्रासो प्लेट्यू। माटो ग्रासो प्लेट्यू, तो माटो ग्रासो प्लेट्यू इट इज लोकेटेड ऑलमोस्ट इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्राजील। ये यहां इसकी लोकेशन है। दिस इज द माटो ग्रासो।
प्लेट्यू। तो माटो ग्रासो से उत्तर की ओर अगर हम लोग देखेंगे तो अमेजन की सहायक नदियां जा रही हैं, और दक्षिण की ओर अगर हम यहाँ देखें तो ये पराना की सहायक नदियां जाती हैं। ये पराना की सहायक नदियां जा रही है। तो माटो ग्रासो प्लेट्यू एक तरीके से अमेजन ड्रेनेज बेसिन और पराना ड्रेनेज बेसिन के बीच एक डिवाइड है, एक विभाजक है। हम लोग यहाँ आप क्वेश्चंस अपने लिख ले, हेडिंग बदल जाएगी, हेडिंग हो जाएगी माटो ग्रासो पठार। यह है ब्राजील देश के लगभग मध्य में स्थित है। एग्जैक्ट तो नहीं है, लगभग मध्य में स्थित है, दक्षिण मध्य की ओर कह सकते हैं। This plateau is located roughly in the central part of the Brazil। नाम इसका माटो ग्रासो मतलब घास के नाम पर है। इस पठार का नाम इस पर पाई जाने वाली घास वनस्पति के आधार पर है। द नेम माटो ग्रासो has been given to the plateau after the name of grass, means the vegetation thriving on it। तो इस पर जीवन यापन करने वाली जो घास है उसके नाम के आधार पर इस पठार का नाम है। एक बात हमने और क्या बताई थी कि अगर हम मान लें ऐसे कि ये कोई इलाका है, ये पठार है, ये है माटो ग्रासो, तो इधर की ओर नदियां जा रही हैं। मान लो ये नॉर्थ है, तो ये सारी नदियां जाके अमेजन में मिलती हैं, और इधर की जो नदियां हैं वो जाके साउथ की ओर वो पराना में मिलती हैं। तो इस भूमि को हम कहेंगे इट इज जस्ट लाइक अ डिवाइड। तो ये जो माटो ग्रासो है ये दो नदी तंत्रों के बीच का एक विभाजक है, ये एक डिवाइड है। तो माटो ग्रासो इज अ डिवाइड बिटवीन अमेजन ड्रेनेज सिस्टम एंड पराना ड्रेनेज सिस्टम। नोट डाउन, माटो ग्रासो अमेजन तथा पराना अपवाह तंत्रों के मध्य
एक जल विभाजक के रूप में उपस्थित है। माटो ग्रासो प्लेट्यू is located as a water divide between Amazon and Parana drainage सिस्टम्स। तो पराना अमेजन और पराना ड्रेनेज सिस्टम के बीच ये एक जल विभाजक के रूप में उपस्थित है। फिर एक बार मैप पर देख लें, कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाए। ये जो रिवर्स हैं, देखो मेडिएरा में मिल गई ये नदियां, मेडिएरा अमेजन की सहायक नदी है। ये तापाजोस हो गई, ये नॉर्थ की ओर चली गई इधर, और यहां अगर हम देखें तो ये जलधारा चली, ये पराग्वे है, और जो पराग्वे नदी है वो पराना की सहायक नदी है। इट मीन्स ये बीच में एक ऊंचा टीला है, उच्च भूमि है, जिसके उत्तर की ओर की नदियां उत्तर की ओर जाती हैं और दक्षिण की नदियां दक्षिण की ओर जाती है। So the Mato Grosso act like a water divide between the drainage basins of the Amazon and Parana. Now, and the country in which it is located, the name of country is Brazil. ब्राजील देश में है। तो ब्राजील में हम एक और पठार पढ़ रहे हैं, कैंपोस, जिस पर मिलने वाली वनस्पति का नाम है, एंड सेराडोस, मतलब ये कटा फटा है, कटिंगास। सो इट इज ऑल्सो नोन एज द कटिंगा प्लेट्यू, जो कि अत्यधिक उबड़ खाबड़ और कटा फटा है, और इस पर कैंपोस वनस्पतियां मिलती हैं। तो इसका नाम है कैंपोस सेराडोस कटिंगास। नेक्स्ट पॉइंट, कैंपोस अगला पठार। सेराडोस कटिंगा पठार। अब ये किस देश में है? कैंपोस यहाँ की घास को बोलते हैं। सेराडोस मीन्स कटाफटा अपर्दित इलाका है। नेम ऑफ प्लेट्यू इज कटिंगा प्लेट्यू, ये नाम है। इतना बड़ा, अक्सर हम लोग इसको कटिंगा प्लेट्यू के नाम से जानते हैं, कटंगा नहीं। जब हम कटंगा प्लेट्यू कहेंगे तो हम अफ्रीका में पहुंच जाएंगे, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में, वहां पहुंच जाएंगे। और जब हम कटंगा कहेंगे, यानी आई के बजाय ए हो जाता है, तो हम अफ्रीका चले जाते हैं, और कटिंगा रहता है, आई रहता है, तब हम दक्षिण अमेरिका में रहते हैं, ब्राजील में। तो ये ब्राजील के इधर पूर्वी भाग में उपस्थित है। तो इसे आप लोग मैप पर देख लें। दिस इज द कैंपोस सेराडोस, कैंपोस सेराडोस कटिंगास, ये है, और ब्राजील के ये अंतर्गत आता है। तो अब जरा लोकेशन हो जाए इसकी।
यह है ब्राजील देश के पूर्वी भाग में स्थित है। अब हम लोग ये इतनी डिटेल में मैप इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब हम लोग क्लाइमेट, टाइप, रीजन, वेजिटेशन पढ़ेंगे तो एक बार ये जब क्लाइमेटोलॉजी के चैप्टर आएंगे और बार बार विशेषताओं की बात होगी, और अगर हमें मैप पहले से पता है तो हम चीजों को रिलेट करते जाएंगे, आसानी से पहचान लेंगे। और फिर सीधा क्लाइमेट पढ़ना, फिर लोकेशन देखना, तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो कुछ दिनों की मेहनत है, अगर इसे कर लेते हैं तो हमारे प्रीलिम्स के तो क्वेश्चन भी होते जाते हैं, फिर हमें जलवायु विज्ञान पर हमारी पकड़ अच्छी हो जाती है। और पठार वगैरह से अगर हम खनिज पेटियां, मिनरल्स वगैरह पढ़ेंगे फिर चैप्टर में, तो इनके फिर नाम आएंगे। जैसे मिनास गिरास का नाम आएगा ब्राजील में, तो मिनास गिरास जो खदान है ब्राजील की, वो इसी पठार पर है। तो यह ब्राजील देश के पूर्वी भाग में स्थित है, इसलिए इन सबको हम लोग मैप पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। एक तरीके से ज्योग्राफी के लिए ये एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। भूगोल के लिए मानचित्र का अध्ययन, दुनिया को घूमना, और बिना घूमे और देखे केवल तर्क से अगर हम भूगोल पढ़ लेंगे तो वो काल्पनिक बहुत होता है, और हम उसके रियल जो विशेषताएं होती हैं, वास्तविक जो उसकी वास्तविकताएं होती हैं, हम वहां को हिट नहीं कर पाते। तो यह ब्राजील देश के पूर्वी भाग में स्थित है, लिख लिया। तो यहाँ की वनस्पति का नाम कैंपोस है। इट इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील। और माटो ग्रासो भी ब्राजील में था, ये भी ब्राजील में है। कैंपोस इस पठार की घास है। कैंपोस क्या है? इस पठार की घास है। कैंपोस इज द ग्रास ऑफ दिस प्लेट्यू। The grass, name of the grass of this plateau, तो इस पठार की घास का नाम कैंपोस है। और इसी पर कैंपोस के पास ही ब्राजीलिया है, लिख लो। इसी पठार पर ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया स्थित है। ब्रासीलिया ये है ब्रासीलिया। द कैपिटल ऑफ ब्राजील इज लोकेटेड एट दिस हाईलैंड और प्लेट्यू। तो इसी पठार पर ये ब्राजीलिया है, और यहाँ का प्रमुख खनन क्षेत्र मिनास गेरास कहलाता है। द इम्पोर्टेंट माइनिंग प्लेस, और पठार अपनी खनन गतिविधियों के लिए, खनिजों के लिए जाने जाते हैं। तो इस पठार का प्रमुख खनिज क्षेत्र मिनास गिरास है। तो जब हम लोग खनिज वगैरह पढ़ेंगे तब भी यह मैप हमारे काम आएगा। मिनास गिरास, ये नेम ऑफ द माइन। मिनास गिरास है। द मेजर mining place of Campos, Cerrados,
Caatingas is Minas Gerais। ये है मिनास गिरास। अब इसी पठार का जो बिल्कुल उत्तरी पूर्वी विस्तार है समुद्र तट के पास, उसका नाम क्या है? जरा ढूंढो। ये पहुंचते हैं, ये चलते चले आए हैं बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू। इसको हम रेड मार्क से अंडरलाइन कर रहे हैं। बोर्बोरीमा प्लेट्यू अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन ये बहुत एक्सपेक्टेड है, कभी भी पूछ सकते हैं। बोर्बोरीमा प्लेट्यू ये अटलांटिक तट पर स्थित है। जरा पॉइंट लिख लें। बोर्बोरीमा पठार इसी कटिंगा पठार का उत्तरी पूर्वी विस्तार है, जो अटलांटिक तट पर स्थित है। अटलांटिक तट पर स्थित है। तो बोर्बोरीमा प्लेट्यू is north east extension of Caatingas. It is located at Atlantic coast. So now we can write down the next point for tomorrow, that is the Brazilian highlands or eastern Brazilian highlands. तो हम लोग कल बात करेंगे पूर्वी ब्राजील की उच्च भूमियां। ये ब्राजीलियन हाईलैंड्स, इसकी बात करेंगे और कल ही हम लोग यहाँ की घास भूमियों की भी बात करेंगे। सो फॉर टुडे इट इज इनफ एंड थैंक यू टू लिसन मी। दैट्स ऑल राइट।